नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2009 से मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, यानी संघ प्रमुख हैं। 15 साल हो गए उनको संघ प्रमुख रहते हुए। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी उम्र भी हो रही है, 73 साल के हैं और कई दूसरे लोग भी हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। और ये बातें क्यों शुरू हुई हैं? ये इसलिए शुरू हुई हैं, कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता है कि मोहन भागवत से पहले जितने संघ प्रमुख हुए हैं, उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होकर के और सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी की हो, जिस तरह की बयानबाजी मोहन भागवत करते रहे हैं। कई बार तो लगता है कि उनको मीडिया की सुर्खियों में रहने की बीमारी है और कई विषयों पर कुछ इस तरह के बयान भी अतीत में वो दे चुके हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं आज कहने के लिए और बताने के लिए, और ये सब कहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमने के सुदर्शन के समय भी देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के हाथों में जब सत्ता थी, तब किस तरह की खबरें अंदर से आती थी। कुछ दूसरे लोगों से बयानबाजियां करवाई जाती थी। संघ प्रमुख की तरफ से उस समय खुले तौर पर इस तरह की बातें नहीं की जाती थी जैसे मोहन भागवत कर रहे हैं। संघ का एजेंडा क्या है इस देश में? बाकी चीजें ठीक है, वो कर रहे हैं, बहुत रिमोट में जाकर के आदिवासियों के लिए भी, और तमाम उनके ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और होता भी है। और सब संघ का और संघ के पदाधिकारियों का, उनके जो कार्यक्रम हैं उन सब का सम्मान भी करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई, आपने कोई राम मंदिर को लेकर के ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हो, अतीत में कोई बड़ा आंदोलन चलाया हो, विश्व हिंदू परिषद ने जरूर चलाया, वो भी 80 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन उसको परिणति तक तो नहीं पहुंचा पाए। हाँ, ये जरूर इनके एजेंडे में रहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाई जानी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जमीन पर उतारने का काम एक्चुअल में किसने किया है? कौन सी सरकार ने किया है? और ये अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, और ऐसे समय हुआ है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से, और अब तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, और उत्तर प्रदेश में सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, तब जाकर के ये एक संयोग बना कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। जो कुछ हमने और आपने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह की गंदी जबान का यूज किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कांग्रेस के सो कॉल्ड स्टार प्रचारक कह लीजिए, या नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चराग कह लीजिए, राहुल गांधी के द्वारा जितनी अपमानजनक भाषा का यूज किया गया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के द्वारा किया गया, उसका जवाब क्या विनम्रता से दिया जाना चाहिए था, या चुप रह जाना चाहिए था कि जी हम तो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, तो चलो 4 जूते और मार लो हमें। अगर वो लगातार झूठ बोल रहे हैं
कि साहब संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्या मिमियाना चाहिए उनके सामने, या उन्हीं के अस्त्र से उनकी काट करनी चाहिए? अभी हाल में जो मोहन भागवत का बयान आया, जिसमें कहा गया कि साहब, पहले तो उन्होंने कहा कि मणिपुर जो है पिछले 1 साल से शांति स्थापित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो मणिपुर में ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद से ही दिक्कतें हुई हों, बल्कि हकीकत तो ये है कि 2014 से लेकर के 2023 तक तो वहाँ पूरी तरीके से शांति थी, अमन व अमान था, विकास वहाँ शुरू हो चुका था एक तरीके से। अतीत में भी मणिपुर जलता रहा है और बुरी तरह जलता रहा है। यहाँ तक कि जो तब की सरकारें थी, उन्होंने हवाई जो हमारी सेना है, उसको हवाई मार्ग से भेज करके चीज़ों को कंट्रोल भी कराने की कोशिश की थी। सवाल ये है भई, आप मणिपुर का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? अभी चुनाव परिणाम आए हैं, तीसरी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री ने अभी अपने कैबिनेट का गठन ही किया है, विशेष सत्र संसद का होने वाला है, जिसमें विपक्ष डे 1 से राहुल गांधी ने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उससे अगले ही दिन, बल्कि उससे पहले ही, कि साहब जेपीसी का गठन करिए। तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष अभी भी हमलावर है, और संसद का पूरा सत्र नहीं चलने दिया था विपक्ष ने मणिपुर को लेकर के, और एक झूठा नैरेटिव बनाया गया, प्रधानमंत्री की छवि को मलिन करने की कोशिश की गई, उसको खराब करने की कोशिश की गई। 70 दिन तक वहां महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ था, जो दरिंदगी हुई थी, उसका वीडियो छुपा करके रखा गया। पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले दिन उसको मीडिया को जारी किया गया और उस पर बवाल शुरू किया गया। तो जो विपक्ष की डर्टी पॉलिटिक्स है, क्या विनम्रता के साथ चुप रह करके, और ठीक है आप 2 और जूते मार लो, 4 जूते मार लो, ऐसे इसका जवाब दिया जाएगा? या जो अतीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो चुका है, केवल एक मत से सरकार गिराई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो क्या वो सारे दांव पेच जो हैं बीजेपी को नहीं अपनाने चाहिए इनको कमजोर करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए या उसको सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं अलग अलग राज्यों में? कर्नाटक में क्या हुआ था, क्या भूला जा सकता है? सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई थी, कुछ ही सीटों की कमी थी, और कांग्रेस ने वहां जेडीएस को जाकर के एक तरीके से बगलगीर कर लिया और उनके मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनने वाली थी, देवेंद्र फडणवीस निरंतरता में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, और शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां बाजी पलट दी, उद्धव ठाकरे को एक तरीके से अपने खेमे में ले लिया, उनको मुख्यमंत्री बना करके, और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रास्ता बाधित कर दिया, रोक दिया। तो ऐसे लोगों का जवाब क्या होता है? दूसरे में एक सवाल और उठाना चाहता हूं। पहले तो संघ प्रमुख कहते हैं कि साहब मणिपुर जल रहा है, 1 साल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये एजेंडा किसका है? कांग्रेस का एजेंडा है, वामपंथियों का एजेंडा है, विपक्षियों का एजेंडा है। आप उसको क्यों चला रहे हो? आपको अगर कोई दिक्कत थी भी, तो अंदरूनी तौर पर आप मैसेज भिजवा सकते थे प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक। आप सार्वजनिक रूप से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं इस पर? दूसरे, आप कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, ये तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप अगर किसी सार्वजनिक समारोह में ऑन कैमरा कह रहे हैं, तो इसको विपक्ष किस तरीके से लपकेगा, और मोदी विरोधी मीडिया लपकेगा,
वो आप देख लीजिए ना इस समय क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे की कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में। संघ प्रमुख और इंद्रेश कुमार के जो बयान आए हैं इस बीच, केवल उन पर कार्यक्रम हो रहे हैं, छिछालेदारी हो रही है बैठ करके। विपक्ष को मौका दे दिया है इन लोगों ने, और वो भी संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले ये मौका दे दिया है। कुछ ही दिन बाद विशेष सत्र होने वाला है, उसमें शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चयन तो होगा ही, इस पर हंगामे को भी दावत एक तरीके से दे दिए। तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि संघ को कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दिक्कत है। आज से पहले मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस तरीके से किसी संघ प्रमुख ने सार्वजनिक तौर पर अपने ही गर्भ से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व की इस तरीके से डायरेक्ट आलोचना की हो। ये डायरेक्ट आलोचना मैं समझता हूं, और वो सब समझ रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। आरक्षण को लेकर के इन्हीं मोहन भागवत ने बयान दे दिया था, जिसको लेकर के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिरते घिरते बची थी। कई दूसरे संवेदनशील मामलों को लेकर के भी ये बयानबाजी कर चुके हैं। एक बार आपको याद होगा, दिल्ली में एक मदरसे में पहुंच गए थे, एक मस्जिद में पहुंच गए थे, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी 1962 के बाद पहली ऐसी शख्सियत हैं, पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं निरंतरता में। यह गौरव का विषय है या ईर्ष्या का विषय है? इससे पीड़ा होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, या खुशी होनी चाहिए? एक बात के लिए चर्चाएं होती हैं कि साहब संघ प्रमुख या संघ के दूसरे लोग, पदाधिकारी, वो अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, अगर मैं सही हूं तो, और नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। तीनों शपथ ग्रहण से कम संघ के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने अपने आप को अलग रखा। तो अगर आप राजनीति से अपने आप को इतना अलग रखते हैं तो राजनीतिक विषयों पर बयानबाजी भी बंद कर दीजिए। बहुत सारे संघ प्रमुख हुए हैं जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी नहीं की है, और सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल नहीं की है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, और कोई पीड़ा भी अगर है तो उसको भी पर्देदारी चाहिए, और पर्देदारी से ही वो चीजें ऊपर तक पहुंचानी चाहिए। या संवादहीनता भी हो गई है। अभी 22 जनवरी की ही तो बात है, जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। उसमें गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रोटोकॉल के तहत, और चूंकि प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया था तो इसलिए उन दोनों का भी वहां मौजूद रहना समझ में आता है। प्रधानमंत्री ने और जो मंदिर निर्माण समिति थी उसने संघ प्रमुख को भी गर्भगृह में बुलाया, जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि विधान से सब कुछ हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। यानी प्रधानमंत्री की तरफ से या मंदिर निर्माण समिति की तरफ से किसी तरह का कोई असम्मान नहीं, पूरा सम्मान देकर के वो चल रहे थे, और तो किसी को नहीं बुलाया वहां पर। इसके बावजूद किस बात की पीड़ा है? और ये बातें एक्चुअल में दबी छिपी चल रही थी, आ रही थी छन छन करके, कि संघ प्रमुख या संघ जो है वो नितिन गडकरी को आगे करना चाहता है, और शायद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना पसंद नहीं कर रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो वही जाने।
या जो चर्चाएं चलती हैं समय समय पर, वो लोग जाने। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है, पहले संघ प्रमुख ने बयानबाजी की, अब इंद्रेश कुमार जो हैं वो बयान दे रहे हैं, और इन्होंने तो और भी आपत्तिजनक बयान दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी अहंकारी हो गई है, इसलिए ये चुनाव हारे हैं। अहंकारियों को प्रभु राम ने रोक दिया। राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। मुझे याद नहीं आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को भी संभवतः मेरी बात से सहमति जतानी है कि नरेंद्र मोदी ने कभी संघ के बारे में या संघ की कार्यप्रणाली को लेकर के कभी भी कोई भूले से भी बयान दिया हो? कभी नहीं। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? और विपक्ष का एजेंडा संघ क्यों चलाने लगा है? वजह क्या है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 240 सीटें लेकर के आए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें। अटल जी के समय भी 182, 188 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं आई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बने, पहली बार 282 यानी स्पष्ट बहुमत लेकर के वो केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। और 5 साल देश की सेवा करने के बाद जब 2019 में फिर से चुनाव हुए, तो उन्हीं की अगुवाई में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई। ये कोई मामूली बात थी? और चलिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दुष्प्रचार हो सकता है, झूठ हो सकता है, जो विपक्ष के द्वारा संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के फैलाया गया, और ये झूठ बोला गया खटाखट खटाखट हर महीने 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, साल भर में 1 लाख आ जाएंगे। उस खटाखट का आप नतीजा भी देख रहे हो। लखनऊ से लेकर के और बेंगलुरु तक में कांग्रेस ऑफिस के बाहर मुस्लिम महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लग गई कि हमने आपको वोट दे दिया है, अब वो खटाखट जो है 8,500 रुपया हमें अभी दो, और 1 लाख रुपए का जो वादा किया है पूरे साल में, वो हमें उपलब्ध कराओ। यानी मुसलमानों ने, और उस लालच में जो दूसरे वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, और संविधान बदल देंगे, आरक्षण विड्रॉ कर लेंगे, इस डर में जो है दलितों ने भी और पिछड़ों ने भी कांग्रेस पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। इन लोगों का इस बार चुनाव के दौरान भी असहयोग रहा। अब बहाना बनाया जेपी नड्डा के बयान को। जेपी नड्डा ने कहीं बयान दे दिया कि साहब अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है और अब उतना सहयोग जो है हमें आरएसएस का नहीं चाहिए, उसको बहाना बना करके इन्होंने अपने आप को बाकी के जो चरण थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया। और अब विधिवत रूप से संघ प्रमुख भी और जो दूसरे पदाधिकारी भी हैं, सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीट लेकर के आई है उसको हारा हुआ बताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एनडीए काम करता है। 2014 में भी अगुवाई जरूर नरेंद्र मोदी कर रहे थे, महत्वपूर्ण मंत्रालय जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन 2014 में भी 2019 में भी एनडीए की सरकार थी, और इस बार भी एनडीए को ही बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है, और उसकी सरकार काम कर रही है। लेकिन साहब मणिपुर से लेकर के तमाम चीजें इन्होंने गानी शुरू कर दी और सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और ये
क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, लोकसभा चुनाव तो 5 साल में 1 बार होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव का क्या? इसी साल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और अगर जो घोषणा हो चुकी है उसके अनुसार हुआ तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होंगे और अगले साल शुरू होते ही 2025 में जनवरी में दिल्ली में चुनाव हैं। यानी 5 राज्यों में चुनाव हैं अगले कुछ महीनों में, करीब-करीब 8 महीने में, 10 महीने के भीतर। तो जो आरएसएस ने इस समय हमले शुरू किए हैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर और नरेंद्र मोदी पर, ये चीजें क्या नुकसान नहीं पहुंचाएंगी पार्टी की संभावनाओं को इन राज्यों में? ऑलरेडी हरियाणा में उसको नुकसान हो चुका है, महाराष्ट्र में उसको नुकसान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हो गया है, बंगाल में जितनी सीटें उसकी आनी थी उसमें नुकसान हुआ है और इस सब के अलग-अलग कारण हैं। लेकिन कुछ दूसरे राज्यों में उसका विस्तार भी हुआ है। मध्य प्रदेश में उसने सब सीटें जीती हैं, गुजरात में एक को छोड़ करके सब सीटें जीती हैं, उड़ीसा में 21 में से 19 सीटें उसने जीत ली हैं। तो कहीं कोई अगर आपके दिमाग में परेशानी है, पीड़ा है, शिकायत है, शिकवा है, तो उसके तो बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। अभी 1-2 दिन के भीतर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में संघ प्रमुख से मिलने वाले हैं। तो उनसे आप अपने मन की बात कह सकते थे, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी, अपना कोई शिकवा शिकायत कह सकते थे, कोई संदेश पहुंचाना अगर आप डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते तो आप उनके जरिए पहुंचा दीजिए। या जो संगठन महासचिव होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो आता ही संघ की तरफ से, एक तरीके से वो समन्वय का पुल का काम करता है, उसके जरिए आप अपनी बात पहुंचा सकते थे। लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी शुरू कर देते हैं तो आप देखिए मीडिया में क्या हाल हो रखा है। इटली की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है वो गायब है टीवी चैनलों से, बहस से गायब है। कोई मतलब उसको जगह ही नहीं मिल रही है। सिर्फ संघ और भारतीय जनता पार्टी में टसलबाजी है और नरेंद्र मोदी से इन लोगों को शिकायत है। यही चीज इस समय मीडिया में छाई हुई है। तो ये सोचने समझने का समय संघ के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए भी कुछ है कि जेपी नड्डा को क्या उस तरह के बयान बीच चुनाव में देने चाहिए थे, जो मेरे विचार से बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के किसी अध्यक्ष ने नहीं दिए और जरूरत नहीं थी। लेकिन एक मौका मीडिया को भी दे दिया, विपक्षी दलों को भी दे दिया और अब संघ को भी दे दिया। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि इतना समय हो गया है, अब रिटायर कर जाना चाहिए मोहन भागवत को। तो ये तो मोहन भागवत खुद तय करेंगे कि उनको कब तक बने रहना है संघ प्रमुख के पद पर। लेकिन जहां तक मुझे याद है, संघ प्रमुख इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं करते रहे जैसे मोहन भागवत कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।